हेलो एंड वेलकम टू एडू सफलता। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रिलेशन। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था सेट्स, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं इन मैथमेटिक्स और अगर हमारे डेली लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं तो वो मैथ्स पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर है। आज क्या हो रहा है कि उसी सेट थ्योरी का यूज़ करते हुए हम प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन में देखेंगे कि क्या क्या ला सकते हैं। चलिए, जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ राम्स फैमिली, सेट ऑफ राम्स फैमिली, आपको आइडिया लग गया होगा कि आज फैमिली का बात होने वाला है, क्योंकि टॉपिक ही है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी रिलेशंस। तो राम के फैमिली का सेट बनाया जाए। चलिए, सबसे पहला कौन है? दशरथ। फिर अगर मैं कैकई को मम्मी ले लिया तो वैसे तो 3 मम्मी थी, लेकिन कैकई, राम, सीता, लक्ष्मण। लक्ष्मण के बाद एक लव ले लेते हैं, एक कुश, एक हनुमान को भी जोड़ देते हैं। फैमिली में नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं। रावण भी जोड़ सकते हैं लेकिन इतना नहीं, रहने दीजिए। तो आज स्टोरी इन लोगों का है, दशरथ का, कैकई का, राम का, सीता का, लक्ष्मण का, लव का, कुश का, हनुमान का। अगर मैं कहूँ कि इस सेट का नाम मैंने दे दिया ए, ये है सेट ऑफ फैमिली। किसका फैमिली? राम का फैमिली। यहाँ पे आज हम इस फैमिली के बारे में बात करेंगे। सेट थ्योरी में मैंने यही पढ़ा था, अब तक तो बस सेट थ्योरी पढ़ा, अब इसका यूज़ करते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं बोला कि दशरथ कौन था कैकई का, तो आप बोलेंगे तुरंत हस्बैंड। राम कौन था? हस्बैंड। ऐसे खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम इस सेट थ्योरी में एक बहुत अच्छा चीज़ पढ़े थे, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट रीन डेकर्ट्स ने खोज किया था, ठीक है। रीन डेकर्ट्स ने, इन्होंने क्या किया, इसी को इस प्रकार बनाया, ए क्रॉस ए, पेयर में सजाते गया। दशरथ का दशरथ के साथ, मैं डी डी लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। दशरथ का कैकई के साथ, दशरथ का राम के साथ, दशरथ का सीता के साथ, दशरथ का लक्ष्मण के साथ, दशरथ का लव के साथ, दशरथ का कुश के साथ, दशरथ का हनुमान के साथ। ऐसे अगर हम बढ़ते चले कितना बड़ा लिस्ट बनने वाला, और भी है। फिर है कैकई का राम के साथ, कैकई का राम के साथ, ऐसे चल रहा है। लास्ट में आएगा हनुमान का हनुमान के साथ, हनुमान का हनुमान के साथ, कुश का हनुमान के बाद हनुमान का हनुमान के साथ, ठीक है। इसी चीज को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। दशरथ, कैकई, राम, सीता, लक्ष्मण, लव, कुश और हनुमान, इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं। सबका साथ सबका रिलेशन, डी के आर एस एल L1 K1 H, नाम से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, डी का डी के साथ, डी का के के साथ, इस तरह से रिलेशन क्रिएट करता जाता है। देखिए अच्छा से, दशरथ का दशरथ के साथ क्या रिलेशन है नहीं पता, खुद का आइडेंटिटी रिलेशन। दशरथ का कैकई के साथ क्या रिलेशन है? हस्बैंड। दशरथ का राम के साथ क्या है? पापा, फादर। आ रहा है। दशरथ का सीता के साथ क्या है? फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। दशरथ का सबके साथ आप बनाइए तो इस प्रकार से आपको मिलता जाएगा। उसी तरह कैकई का दशरथ के साथ क्या रिलेशनशिप है? वाइफ। कैकई के साथ आइडेंटिटी रिलेशन है। कैकई का आर के साथ क्या रिलेशन है, यानी राम के साथ मम्मी है, मदर इन लॉ है। लक्ष्मण की भी मम्मी है। इस तरह से कई सारे रिलेशन बन के आ रहे हैं। देखिए अच्छा से, अगर सबका सब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कर दूँ, एक लंबा लिस्ट बन जाएगा। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुना 8 64 रिलेशन बन के आएंगे। इन 64 रिलेशनशिप्स में अगर हम एक सबसेट उठा लें, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक सबसेट उठा लें, इनमें से हम बोलते हैं कि बस हस्बैंड का रिलेशन निकाल के दो, मेरे को और कोई नहीं चाहिए, तो आप बताएंगे
हाँ भाई, दशरथ का कैकई के साथ है और राम का सीता के साथ है। ध्यान से देखिए, ये दोनों रिलेशनशिप इसी में से उठ के आया ना, इतने सारे जो 64 बनाया उसी में से उठ के आया। तो यही क्या हो गया, सबसेट हो गया हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। तब जाके मैंने कहा कि हस्बैंड एक रिलेशनशिप है। तो ये डेली लाइफ में आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, भाई का अपने बहन के साथ, बहन का अपने भाई के साथ। अब ये आता है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ले लिए 1 2 3 और एक दूसरा सेट ले लिए ए और बी। तो अगर हम यहाँ पे 1 2 3 ले लिए, यहाँ पे हम ले लिए ए और बी, तो इसके साथ 1A 1B ये रिलेशन बन सकता है, 2A 2B रिलेशन बन सकता है, 3A 3B रिलेशनशिप बन सकता है। तो जो एक R होगा वो सबसेट, ये इसी को कहते हैं रिलेशन। R जो होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। दिस इज नोन एज रिलेशन। आई होप कि रिलेशन आपको क्लियर हो गया। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसके सबसेट को रिलेशन कहते हैं। तो जब रिलेशन कहते हैं तो रिलेशन में और क्या क्या चीज़ आ सकता है, ध्यान से देखिए। जब हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो जाहिर बात है दो सेट होता है, या तो सेम सेट में ही ले लें ए क्रॉस ए, या फिर अलग अलग सेट भी ले सकते हैं ए क्रॉस बी। हमारे पास एक सेट हो गया 1 2 3 4, इसको मैंने ए मान लिया। आपको पता है कर्ली ब्रेसेस में लिखता है सेट। और बी एक सेट ले लिया, ए बी सी, कुछ और ले लेते हैं डी और ई, 5 एलिमेंट। कार्डिनलिटी मैंने सिखा दिया था, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, इधर 5 एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे दूसरे सेट में ये हो गया बी, ये हो गया ए बी सी डी ई, ये हम अब रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले हैं। रिलेशनशिप में आप मान लीजिए 1 का ए के साथ तो रिलेशनशिप है, 1 का बी के साथ भी रिलेशनशिप है, 2 का ए के साथ है, 3 का सी के साथ है, 4 का डी के साथ है। कोई भी रिलेशन है, अब मुझे नहीं पता क्या रिलेशनशिप, सपोज ब्रदर रिलेशन, फादर रिलेशन, वॉट एवर, फ्रेंड रिलेशनशिप, दुश्मन रिलेशनशिप, जैसे रावण का राम के साथ दुश्मन। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, रिलेशनशिप में से पेयर आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, इसीलिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ किया हो। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ इसीलिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे के सारे एलिमेंट हमको यूज़ करना ही है, इसे कहते हैं हम लोग डोमेन। डोमेन यानी सेट ए। आपको पता चल गया होगा पूरा का पूरा एलिमेंट जो सेट ए लेफ्ट हैंड साइड में है, एलएसएस में जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है, जिसके ऊपर हम ले रहे हैं रिलेशनशिप, ठीक है, वो हो गया डोमेन। फिर जिसके जिसके साथ ये डोमेन मैप किया है, डोमेन मैप जो किया उसे कहते हैं रेंज। देखिए तो किसके साथ मैप किया है, ए बी सी डी के साथ, बस ए बी सी डी के साथ। तो हम सेट को लिख देते हैं ए बी सी डी के साथ, ये बन गया रेंज। और अगर ये डोमेन बोले तो 1 2 3 4। आपको नहीं लगता कि एक एलिमेंट हम छोड़ दिए? तो टोटल जो एलिमेंट है बी, टोटल जो एलिमेंट है बी, इसे कहते हैं को डोमेन बी, ए बी सी डी ई। यानी कंफर्म हो गया कि रेंज जो होता है तो छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है किसका, को डोमेन का। अब इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कभी हम डोमेन निकालेंगे, कभी हम रेंज निकालेंगे। डोमेन और रेंज जो निकालेंगे हम फिक्स कर देंगे कि जो सेट ए है, सेट ए, इसे हम रियल नंबर कंसिडर करेंगे। तो अब जो भी रिलेशनशिप हम काम करेंगे, जो भी फंक्शन काम करेंगे, फंक्शन में बाद में बता रहा हूँ, जो भी फंक्शन काम करेंगे ये सारा चीज़ हम लोग काम करेंगे रियल नंबर पे, ठीक है दोस्तों। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है क्या, फंक्शन के बारे में याद रखिए आप लेबनाइज के बारे में जरूर पढ़िए। लेबनाइज ही वो इंसान थे जिन्होंने फंक्शन टर्म सबसे पहले यूज़ किया था। खैर वो हम बाद में देखते हैं, हिस्ट्री में नहीं जाते। फंक्शन क्या है, अब ये फंक्शन जो है, आपने जो रिलेशनशिप क्रिएट किया था ए और बी, मान लीजिए 1 2 3 है, इधर पे है आपका 1 4 9 और 7, ठीक है।
तो अब हर किसी का एक यूनिक इमेज आना चाहिए। सपोज 1 का 1 आया, एक यूनिक है। 2 का भी आ सकता है 1, लेकिन 2 का 2 इमेज उठ के नहीं आ सकता। इस तरह से नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, ऐसे और ऐसे नहीं हो सकता। क्या आना चाहिए? यूनिक इमेज। ये जो है बी में एक यूनिक होना चाहिए। 1 का यूनिक इमेज है। 1 का अगर मैं इमेज क्या हूँ तो कौन हो रहा है? 1। 1 का अगर इमेज और कोई है? नहीं है। 2 का अगर मैं इमेज कहूँ तो 1 है, लेकिन 2 का इमेज अगर फिर से 4 भी आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ फंक्शन, यानी ये यहाँ से हमको काटना होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट, 3 का 4 के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल हो सकता है, एक ही इमेज आया है, 2 इमेज नहीं आ सकता, यूनिक इमेज आएगा, इसे कहते हैं फंक्शन। उसी प्रकार यहाँ पे फंक्शन हो गया, मान लीजिए ए, और यहाँ पे डोमेन हो गया ए को डोमेन बी। यहाँ से यहाँ जो फंक्शन बना उसे एफ कहते हैं। सपोज कि फंक्शन इस बार डिफाइन हो गया है कि 1 2 3, यहाँ पे ए और बी, 1 का ए के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक भी नहीं बचा, यानी को डोमेन तो है नहीं। तो यहाँ पे डोमेन जो होगा कौन कहलाएगा? डोमेन ऑफ, अभी फंक्शन है, रिलेशनशिप नहीं है, एफ। डोमेन और एफ का हो जाएगा 1 2 3। मैंने कहा था LHS जो होता है वो डोमेन होता है, और रेंज जो होगा वो कौन हो जाएगा आपका? ए और बी। इसमें को डोमेन का कम चांस है, आप खाली डोमेन और रेंज देखिए। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ 4 - x बाई x - 4। ये है रियल फंक्शन, यानी मेरा आंसर हमेशा रियल नंबर में ही आना चाहिए। अब देखिए, x का कौन कौन सा वैल्यू हम ले सकते हैं। हर रियल नंबर को आप ले सकते हैं, हर रियल नंबर को ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर नीचे 0 हो गया तो अनडिफाइंड कहलाएगा, यानी हम नहीं ले सकते नीचे 0। अगर किसी कारणवश नीचे 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 0 कभी नहीं हो सकता। x कैन नॉट बी 0, ऑल रियल नंबर बट कैन नॉट बी 0, दिस इज डोमेन ऑफ f। ऑल रियल नंबर बट रिमूव 0, अगर 0 ले लेंगे, सॉरी रिमूव 4 इधर आया, रिमूव 4, अगर 4 ले लेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने डिफाइन किया सारे रियल नंबर एक्सक्लूड 4। नाउ अगर रेंज पता करें, 4 नहीं लिया, मैं ये डिफाइंड है। रेंज पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों को कैंसिल करने के लिए माइनस कॉमन दे लीजिए, 4 - x और x - 4। और ध्यान दीजिए कि मैंने x 4 नहीं लिया, तभी ये डिफाइंड है। तो कैंसिल होकर देखिए, -1 आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अगर किसी भी कारणवश ये आंसर आ सकता है कि आंसर हमेशा -1 पे आके रुक जाता है। तो ये आपका आ जाता है आंसर रेंज का, और ये आंसर आ जाता है आपका, बताइए, डोमेन का। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ डोमेन ऑफ fx में सेम कॉन्सेप्ट, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात कि नीचे 0 आना भी नहीं चाहिए। दूसरा बात कि स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा रियल नंबर लाने के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इक्वल कर दूं किसी कारणवश तो नीचे 0 हो जाएगा, फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर से डोमेन नहीं निकलेगा, इसलिए ऐसे रहेगा। तो 16 ग्रेटर देन x², यानी x² का वैल्यू 16 से छोटा है, यानी x का वैल्यू 16 का स्क्वायर रूट 4, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे। दिस इज द आंसर। अगर आप इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखना होगा, x बिलोंग्स टू, देखिए ओपन इंटरवल है तो -4, 4, दिस इज द आंसर। दोस्तों, इस प्रॉब्लम में हम कॉम्पोजिट फंक्शन का यूज करेंगे। कॉम्पोजिट फंक्शन का यूज करेंगे। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन हमको निकालना है। fx दे दिया है एक फंक्शन, gx दे दिया है दूसरा फंक्शन। फंक्शन कई प्रकार के होंगे, sin थीटा cos थीटा फंक्शन है, पॉलिनोमियल x² + 1 फंक्शन है, log x फंक्शन है, e⁻x फंक्शन है, कई सारे। खैर, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, fx इज x² + 1 और gx है 2x। मुझे निकालना है g ऑफ f, इसे हम लिखते हैं g ऑफ fx। तो g को g रहने देते हैं, fx का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? x² +
1। अब जी यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने से जी आ जाता है, तो जो भी वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया हमारा 2x² प्लस 2 आंसर। दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन। अगर इसी क्वेश्चन में एफ ऑफ जी बोल देता तो, अगर एफ ऑफ जी बोल देता तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी, तो एफ ऑफ जी एक्स देखिए कौन है, 2x है, और जहाँ पे x है उधर मैंने बैठा दिया 2x, तो x की जगह 2x बैठा देना है, बस काम खत्म हमारा। 4x² प्लस 1 इज द आंसर। ये होता है हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन। और इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि दिया हुआ है f(x + 1), f(x + 1/x is x³ + 1/x³, फाइंड f(x)। क्वेश्चन देख के जितना जटिल लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, उतना है नहीं। आपको इस फॉर्म में खाली लाना है बस। हमारे पास दिया है ये, तो हम इसमें से लिख सकते हैं f(x + 1/x इस a + b का होल क्यूब। अगर हम कर दें तो कौन एक्स्ट्रा है, x³ + 1/x³ प्लस 3ab, ठीक है, प्लस 3ab या प्लस 3ab आएगा प्लस 3, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आप ही बताइए, x³ + 1/x³ प्लस 3ab इंटू x + 1/x, ये आएगा। ये लाने के लिए मुझे इन दोनों को इस तरफ लाना होगा, यानी -3x + 1/x लाना पड़ेगा, समझिए। दिस इज रफ ना। यही चीज़ आप देखिए, मैं इस फॉर्म में ले आया, तो अब मैं इस जगह अगर मैं y पुट कर दूँ, x पुट कर दूँ, मुझे फ़र्क क्या पड़ता है, y³ - 3y, ख़त्म हो गया हमारा आंसर। तो अब देखिए, मुझे पूछा था f(x), इसलिए f(x) का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, x³ - 3y। दिस इज द आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, लेट a = x, y, z, और b में दिया हुआ है a, b, c, d। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से रिलेशन कौन है, कौन नहीं है। इज़ नॉट अ रिलेशन फ्रॉम a to b। अब अगर आपको रिलेशन बनाना है तो ध्यान दीजिए कि लेफ्ट साइड में हमारे पास है x, y, z, और राइट साइड में हमारे पास है a, b, c और d। तो जो भी रिलेशन बनेगा वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। जब ये सबसेट होगा तो जाहिर बात है लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड होना चाहिए और राइट साइड में ए बी सी डी होना चाहिए, उसके ऑर्डर्ड पेयर में। आप पता कीजिए कि किस में है ऐसा। क्या आपको लग रहा है यहाँ दोनों तरफ x है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में ए सी है, ये रिलेशन हो सकता है। इसमें भी देखिए y लेफ्ट साइड में और c और d राइट साइड में, c और d राइट साइड में, ये भी हो सकता है। ZA ZD ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रिलेशन नहीं बना रहा है, क्योंकि A आ गया यहाँ पे। देखिए A हमेशा राइट साइड में होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = mod x। इसे कई तरीके से बना सकते हैं, जिसमें से पहले mod x के डेफिनेशन के तरीके से चलते हैं। mod x का मतलब क्या है, mod x का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव हो अगर x का वैल्यू > 0 हो जाए, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया, x का वैल्यू अगर छोटा हो गया 0 से, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए -x। ये होता है mod x का वैल्यू। यानी किसी भी मामले में mod x का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, नन नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नन नेगेटिव। 0 भी हो सकता है ना, ठीक है, हर हाल में नन नेगेटिव होगा। नन नेगेटिव का मतलब होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलेगा। इन्फिनिटी कहाँ तक अंत होता है हमें पता ही नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा। 0 फिक्स है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। तो ये बन गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार डोमेन वाले फंक्शन में देखिए, डोमेन वाले क्वेश्चन को देखिए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन
इसके डोमेन क्या होगा? देखिए कोई भी रियल फंक्शन का मतलब है जो भी आंसर आएगा आपका वो रियल नंबर आएगा। ठीक है, रियल नंबर आने के लिए आपको पता है कि समथिंग बाय जीरो इज़ अनडिफाइंड, ये डिफाइन होने नहीं देगा। अनडिफाइंड, समथिंग बाय जीरो इज़ अनडिफाइंड, ये आपको डिफाइन होने नहीं देगा। फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो ही डोमेन आएगा। डिफाइन करने के लिए देखिए नीचे 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। दूसरा बात, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो रियल नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इक्वल टू जीरो हो जाने से अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन जीरो होना होगा। यहीं से आपको आंसर निकल के आएगा, 9 इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर जो है इससे 9 बड़ा है तो x क्या हो जाएगा? 3 से छोटा और -3 से बड़ा। दिस इज़ द आंसर। सो ऑप्शन नंबर जो सही है आप बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ए नहीं, ए करने से अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन, द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन रूट अंडर एक्स माइनस वन। तो रूट अंडर एक्स माइनस वन ये डोमेन कब होगा? जब रूट का अंदर का वैल्यू जो है वो रियल नंबर हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। हमेशा नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 से शुरू होते हुए जितना जाना है जाने दीजिए इन्फिनिटी तक, इतना आएगा। ठीक है, जो आंसर है उसे लगा दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है ये आंसर ए है, आंसर नंबर ए है। 7 नंबर क्वेश्चन में तो बहुत ही ईजी है, फंक्शन से रिलेटेड है, आपको बस वैल्यू पुट करना है। एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, f0 निकालने बोला है, तो f0 पुट कर दीजिए, 0 स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस 1, आपको दिखाई दे रहा है 1 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर में। 9 नंबर में बोला है कि ए क्रॉस बी दे दिया है, ए बताइए। मैंने थोड़ा ही देर में बताया कॉन्सेप्ट कि लेफ़्ट साइड में होने वाले आंसर सब ए में आएंगे। लेफ़्ट साइड में जो है उसे आप लिखते चलिए, आंसर निकल के आएगा। देखिए -2 तो -2 हो गया, 0 0 तो 0 हो गया, 3 3 तो 3 हो गया आंसर। -2 0 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि मेरे पास सेट नंबर ए में 2 एलिमेंट है, सेट नंबर बी में 2 एलिमेंट है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस बी, इसे कहते हैं कार्डिनलिटी। ये जो मैंने सिंबल दिया अभी, मॉड नहीं, कार्डिनलिटी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कितने हो गए? ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, जब गुना करेंगे तो आएगा 4। लेकिन आपको बोला है हाउ मेनी सबसेट्स, सबसेट्स क्या होता है? 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 4 इज 16, तो 16 विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, f -2 पुट करने बोला है, पुट कर देते हैं, f -2 का स्क्वायर